हमने मुआशरे के तमाम लीडर्स हैं उनके लिए एक उम्मीद का हमने बजट दिया। हम इस बजट के खिलाफ सीधा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे। All those in favor of the question, aye. All those that say no, I think everything the Supreme demand is granted. फैसले का खैर मकसद करते हैं। वर्डिक्ट जो है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की आवाम की फतह है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाऊंगा। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, बजट मंजूरी रुकवाने और उसके सामने सीसा अप्लाई दीवार बनने के जो अपोजिशन के दावे हैं, लगता है कि वो हवा में ही रह जाएंगे और हुकूमत बजट मंजूर करवा लेगी। चूँकि आज कौमी असम्बली ने 264 में से 211 खरब के जो लाजमी अखराजात हैं उनकी मंजूरी दे दी है और इसके साथ साथ 27 वजारतों के मुतालबात ज़र भी मंजूर कर लिए हैं। कोई ज़्यादा अपोजिशन, इसकी ज़्यादा मुखालफत हमें नज़र नहीं आई। हाँ, नैब के मामले पर जब मुतालबात ज़र नैब के मंजूर हुए तो उस पर शोर शराबा अपोजिशन बेंचेस से नज़र आया। बहरहाल देखना यह है कि यह बजट अपोजिशन रोक पाएगी। मनी बिल पे जो वोटिंग होनी है, चूँकि शौकत तरीन साहब तो कह रहे हैं, आज अपनी वाइंड अप स्पीच के अंदर फरमा रहे थे कि ये उम्मीद का बजट है तमाम तबकात के लिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। तहम 27 में से 26 नुकात पर पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद को सराहा गया है फैटफ की तरफ से। तो क्या जिस तरह से गवर्नमेंट उम्मीद ज़ाहिर कर रही है अगले 4 से 6 माह के अंदर पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, ऐसा मुमकिन हो पाएगा? और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ की जो अपीलों के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, ये बड़ा यूनिक फैसला है कि जिसे हुकूमत भी जिसकी तारीफ़ कर रही है और मुस्लिम लीग नून भी इसकी तारीफ़ कर रही है। दोनों तरफ से इस फैसले को सराहा जा रहा है। आखिर इस फैसले के अंदर क्या है और किसकी असल में इस फैसले के अंदर कामयाबी हुई है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जरदारी साहब के पंजाब के दौरे, क्या उसमें कामयाबी उन्हें मिल सकी, ना मिल सकी, मिशन पंजाब में, और जो उज़ैर बलोच का इकबाली बयान है उस पर भी रोशनी डालेंगे आज के प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और नबील कबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक और बड़ा अहम मामला इस वक्त मुल्क के अंदर है, वो है गैस के बहरान के हवाले से जो एक बद इंतज़ामी हुई है, जिसकी वजह से आज गैस का बहरान उसका सामना करना पड़ रहा है। कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हुए, कई जो CNG स्टेशन हैं वो बंद हैं। इसमें प्योरली बद इंतज़ामी है, उसके अलावा और कोई वजह नहीं है शॉर्टेज की इस वक्त मुल्क के अंदर जो गैस की है। क्या वजह है ये आपके सामने मैं रखूँगा डिटेल्स आगे चल के। तो पहले ज़रा आपको बताते हैं कि बजट मंजूरी के हवाले से जो अपोजिशन के दावे थे वो ज़रा आपको सुना देते हैं। शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो बजट मंजूरी रुकवाने के लिए क्या दावे करते थे, ज़रा सुन लें। हम इस बजट के खिलाफ सीधा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे नाम स्पीकर। और नाज़रीन, इस बजट मंजूरी के हवाले से आज जो शौकत तरीन साहब ने स्पीच की है वो तो कह रहे हैं ये उम्मीद का बजट है। तो क्या इस वजह से हमें आज मुखालफत नज़र नहीं आई कौमी असम्बली के अंदर? ज़रा सुन लें शौकत तरीन साहब इस बजट के बारे में खादो खाल जब बयान करें अपनी वाइंड अप स्पीच के अंदर, तो वो क्यों कह रहे हैं कि ये हर तबके के लिए उम्मीद का बजट है। ज़रा सुन लें। IMF ने तो हमें कहा था कि आप 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं। ये तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा ये नहीं लगेगा। इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा, मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं तो वहां हम 75 पैसे हम लेंगे। दूध और दीगर मसनूआत पर जो 10 से 17% टैक्स बढ़ा था हमने उसको वापस ले लिया। सरकारी मुलाजिम की प्रोविडेंट फंड पे आमदनी पे टैक्स हमने वापस ले लिया। मेडिकल बिल्स के ऊपर टैक्स जो है वो लगाया हमने वापस ले लिया। आटे और इसकी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। हमने मुआशरे के तमाम लीडर्स हैं उनके लिए एक उम्मीद का हमने बजट दिया है। वो कह रहे कि 5 मिनट की जो फ़ोन कॉल है उस पर 75 पैसे जो टैक्स है उसके अलावा कोई टैक्सेस नहीं लगाए, सारे ख़त्म कर दिए। जो जिस पे एतराज़ था, तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपको भी लग रहा है कि ये शौकत तरीन साहब जो फरमा रहे हैं कि ये उम्मीद का बजट है तमाम तबकात के लिए, यही वजह है शायद आज हमें इतनी ज़्यादा पोजीशन नज़र नहीं आई जब 264 में से 211 खरब के से ज़ायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी कौमी असम्बली ने। 27 वजारतों के जो मुतालबात ज़र थे वो मंजूर कर लिए। सिर्फ नैब के जो मुतालबात ज़र थे उस पर थोड़ा हमें शोर शराबा नज़र आया, बाकी बिल्कुल स्मूथ सेलिंग थी पंजाब के अंदर भी और यहाँ सेंटर के अंदर भी। एक तो देख समर,
एक बजट इज़ अबाउट मैथमेटिक्स ना, नंबर्स की गेम है। जाहिर सी बात है, आप एक तरफ रेवेन्यू एस्टिमेट्स देते हैं, दूसरी तरफ आप एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स देते हैं, और उसमें जो डिफरेंस होता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। जो 11 जून को प्रेजेंट किया था शौकत तरीन साहब ने, और जो आज उन्होंने बातें की हैं कि ये टैक्स वापस ले लिए हैं, तो वो टैक्स लेने के बाद वो रिवाइज बजट भी तो हमें देखना चाहिए था या नहीं? वो कहते हैं वो उतना ही रहेगा। 5.8 ट्रिलियन आपने रेवेन्यू एस्टिमेट्स दिए थे, बिल्कुल, और 5.8 ट्रिलियन ही रहेंगे। मतलब कोई आज की तकरीर आपने जो थोड़ी बहुत सुनाई है उसी से महसूस होता है कि जी हम ये टैक्स भी वापस ले लिए, ये टैक्स भी वापस ले लिए, ये टैक्स भी वापस ले लिया। तो जब इतने टैक्स, और बाय द वे वो जो इंटरनेट और SMS पर था वो तो पहले दिन वापस ले लिया था, वो तकरीबन 100 बिलियन रुपीज़ का था, उससे इम्पैक्ट होता था। तो 100 बिलियन वो था। दूध पर और दूध के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर भी उन्होंने कहा कि हमने वापस ले लिया। तो फिर ऑलरेडी आपका एक्सपोज्ड है। पहले दिन हमने कहा क्या था कि आप एक बजट रियलिस्टिक पेश करें, कम से कम आज तो नंबर्स ऐड अप होने चाहिए ना। मिसाल के तौर पर पहले दिन ही हमने पॉइंट आउट किया था कि 610 बिलियन रुपए आपने पेट्रोलियम लेवी में शो किया। बिल्कुल, आज तो पेट्रोलियम लेवी के जो रेट है पर लीटर वो तकरीबन 4.5 रुपए ये कुछ है। अगर आप 30 रुपए करते हैं ना पर लीटर, तो फिर जाके आप 610 बिलियन कलेक्ट कर सकेंगे। तो 30 रुपए आप करेंगे क्या? 25 रुपए बढ़ाएंगे पर लीटर? नहीं बढ़ाएंगे। अब शौकत तरीन साहब की मंतक बड़ी अजीब है। वो ये कहते हैं, मतलब वो इंटरनेशनल वो पूरा फॉर्मूला पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जी जब सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे ईरान पर अमेरिका से, तो उस वक्त ईरान अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा सकेगा, और जब ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएगा ईरान तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरेंगी, और पाकिस्तान फिर पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए पर लीटर कर सकेगा। अब आप जरा कंडीशनैलिटीज देखें, ये बजट किस पर बेस होता है। एक और मैं सिर्फ एक बड़ा लूप होल प्रेजेंट कर दूं बजट, और ये 610 बिलियन सामने फर्स्ट पेज पर है। मैं कोई इधर उधर अंदर के सबों की बात नहीं कर रहा। इसी तरह से उन्होंने बजट डेफिसिट कैलकुलेट करते हुए 570 बिलियन शो किया है प्रोविंशियल सरप्लसेस, कि जी प्रोविंसेस से हमें 570 बिलियन के सरप्लस रिसीव होगा। बिल्कुल, सूबों ने, चारों सूबों ने बजट भी प्रेजेंट कर दिया। उनके उसमें जो टोटल है वो है 320 बिलियन। चारों सूबों के मिला के वो सरप्लस शो कर रहे हैं कि 320 बिलियन, हालांकि होना नहीं है। चले हम आज की बात मान लेते हैं चारों सूबों की, तो 250 बिलियन का तो गैप वहां से आ गया आपका। सही। तो आप मुझे खुद बताएं कि उसका कोई जवाब दिया है, कुछ बात की है? और जब हम पॉइंट आउट करते हैं, तो जब सवाल करने वाला था ही नहीं, वहां पे कोई सवाल करता उनसे, एडमिनिस्ट्रेटिव उससे करेंगे। जिन्होंने सीसा पलाई दीवार बनना था वो भी आज बजट सेशन के अंदर नहीं थे। बिलावल साहब जिन्होंने अपने सारे एमएनएज शहबाज शरीफ साहब के हवाले किए थे वो भी उनके हवाले करके कश्मीर पहुंचे हुए कैंपेन पे। तो कौन मुखालफत करेगा, कौन सवाल करेगा? सवाल हम कर रहे हैं ना, तो कोई छोड़ेंगे तो नहीं फोरम हम। दूसरी बात ये, मैं एक सिर्फ लास्ट में ये बता दूं, बिकॉज ये IMF के हवाले से यार बड़ा संगीन है। बिल्कुल, आज भी उन्होंने कहा कि मैं खड़ा हो गया शौकत तरीन। बिल्कुल, मान के सर हम आपको सलाम करते हैं कि आपने IMF के सामने सर उठा के कहा कि मैं 700 बिलियन के एडिशनल टैक्सेस नहीं लगने दूंगा। मान लिया। शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि 2018 में जब हुकूमत आई थी, ठीक, तो उस वक्त IMF के दबाव में हमने डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट्स डबल से ज्यादा कर दिए थे। हमने 35 से 40% डिवैल्यूएशन IMF के प्रेशर में की। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि उस वक्त के वजीर खजाना ने क्या ये इतराफ किया है कि उस वक्त उन्होंने जो ये इकदाम उठाए थे ये IMF के दबाव में किए थे? या वजीर आजम इमरान खान साहब जवाब देना पसंद करेंगे कि जी ये जो इकदाम उठाए थे, क्योंकि शौकत तरीन साहब कह रहे हैं IMF के दबाव में किए थे, तो अभी बता दें, फिर वो मान ले। तो हम सही कह रहे थे ना उस वक्त कि ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं मईशत का IMF के दबाव में, जिसको शौकत तरीन साहब ने खुद इन्हीं अल्फाज में दोहराया भी था। सर जो हो गया सो हो गया। अब तो वो कह रहे हैं कि आप कोई दबाव नहीं माना जाएगा, पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में फैसले होंगे। रिपीट कर दिया कि IMF के दबाव में आके हम फैसले, ये हुकूमत IMF के दबाव में आके फैसले कर रही थी। मतलब जहांगीर का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, आगे करें IMF का दबाव बर्दाश्त करेंगे। ठीक, नबील कबूल साहब, उम्मीद का बजट क्या है? तो 2 साल बाद जो होगा फाइनेंस मिनिस्टर वो बताएगा हमें। अभी करंट जो है वो कह रहे हैं कि हम किसी किस्म के दबाव को नहीं मान रहे, ना बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, ना टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। वो बोझ सारा जो IMF कह रहा था कि डालें वो हम नहीं डाल रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उम्मीद का बजट है। नबील कबूल साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि
लाजमी अखराजात की मंजूरी भी दे दी गई आज, और जो मुतालबात ज़र हैं वो भी वज़ारतों के तकरीबन मंजूर कर लिए गए। कोई ज़्यादा मुखालफत नहीं थी नैब के मुतालबात ज़र के अलावा। नैब पे क्या इतराज़ है अपोजिशन को? क्यों उसके ज़ाहिर नैब ने चलना है, अपने अखराजात उसके करने हैं, बाकी आपको उसकी फंक्शनिंग पे एतराज़ हो सकता है, उसके काम पे एतराज़ हो सकता है कि आपके साथ वो जो आप कहते हैं कि इंतकामी सियासत का आपको आपके खिलाफ और इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बाकी तो कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। लग रहा है ये बजट मंजूर हो जाएगा आराम से। ये दावे जो थे सीसा प्लाई दीवार नहीं होने देंगे, ये हो जाएगा आराम से। मेरे ख्याल में कि कुछ मीटिंग्स चल रही थी और मीटिंग्स के अंदर जो है ये जो है इशू उठाया गया था कि बजट को यूनानिमसली पास किया जाए, जिस पर ऑपोजिशन नहीं मानी और ऑपोजिशन ने कहा नहीं हमारे खदशात हैं और हम उसके ऊपर बिल्कुल जो है रेजिस्ट करेंगे। लेकिन आज मैं समझता हूँ आपने सही कहा कि शौकत तरीन साहब के स्पीच पे ऑपोजिशन की तरफ से जो रेजिस्टेंस आना था वो शायद दिखाई नहीं दिया। प्रॉब्लली आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की वजह से मसरूफियात है, लेकिन अभी बजट को पास होना है। और फाइनल मीटिंग जुबैर साहब को ज़्यादा पता है कि शहबाज शरीफ और बाकी जितने भी जो है मेन जो किरदार ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के ज़्यादा वहाँ पर सीट है और मुस्लिम लीग नून के हैं, मेन दोनों जमा का किरदार होगा। उसमें ज़ाहिर है ये तो तय हो गया कि बजट को पास होने आसानी से दिया नहीं जाएगा। वो दूसरी बात है कि बजट पास ये करवा देंगे जिस तरीके से करवा दें, इनकी मेजॉरिटी है, लेकिन ये कि रेजिस्टेंस शो करना है। अगर नहीं करेंगे, आप देखें कि सिर्फ बजट का इशू नहीं है। लेकिन नबील कमल साहब आज कौमी असम्बली के अंदर जितना माहौल चले ठीक होना चाहिए, लेकिन जो मुखालफत है कुछ चीज़ों पर पॉइंट्स पे वो होनी चाहिए, लेकिन ज़रा बगैर शोर शराबे के भी वो हो सकती है। जिस तरह हम देख रहे हैं नून लीग का सवाल तो मैं जुबैर साहब से करूँगा, पीपल्स पार्टी क्या तक लग रहा है कोई अंडरस्टैंडिंग है सेंटर और सिंध के हवाले से कि आप देखें कि आज सिंध के अंदर बजट मंजूर हुआ है बड़े आराम के साथ, किसी एक भी कट मोशन जो है अपोजिशन ने वहाँ पे नहीं दी, एक कट मोशन नहीं आई वहाँ पे अपोजिशन की तरफ से, बजट मंजूर हो गया। लगता है कोई अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे होने देंगे, उन्होंने वहाँ पे होने दिया है। ये वक्त बताएगा ना जब वक्त कट मोशन के आएंगे यहाँ कौमी असम्बली के अंदर। कौमी असम्बली के अंदर सिचुएशन कुछ और है, सिंध असम्बली के अंदर कुछ और है, लाहौर पंजाब असम्बली में आप कह सकते हैं पंजाब में भी हो गया है, पंजाब में भी हो गया, वहाँ पे भी आज आपका कोई बंदा नहीं था, नून लीग के 20 से कम एमपीएस वहाँ पे बैठे थे, वहाँ भी कोई अंडरस्टैंडिंग लग रही है। मैंने कहा कि हो गई है, पंजाब में तो हुई है। अच्छा, तो मुझे पता है पंजाब में हुई है, जिस तरह सेनेट में हुई थी इस तरीके से ही ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि बजट को इजीली पास होने देना है। लेकिन कौमी असेंबली देखिए बजट में कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको अगर हम चुपचाप बैठ के पास होने देंगे तो हम समझते हैं कि गुनाहगारों में हमारा भी जो है नाम आ जाएगा कि जी हम भी उनमें शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की लैक ऑफ गवर्नेंस तो आज आपने देख ली जो FATF के साथ हुआ है, और उसके बाद जो है फिर उनके फॉरेन पॉलिसीज के मैटर्स के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। लेकिन चले जो बात आप कर रहे हैं वो आपने कहा कि नैब के बिल्स के हवाले से आपने बात की है, बजट के हवाले से। बजट तो इकोनॉमी में सबसे ज्यादा माहिर जो है जुबैर साहब वो आपको बताएंगे। सर ये पंजाब की जो अंडरस्टैंडिंग की आप बात बता रहे हैं नबील कबूल साहब, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान है या नून लीग का आप कह रहे हैं वो भी इस अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है? नहीं, मैंने किसी जमात का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि जो आपने बात की कि वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई और 120 से ज्यादा मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के, उसकी जगह सिर्फ 20 लोग आए हैं, तो फिर जाहिर है मेरा इशारा जो है 160 है सर, मुस्लिम लीग नून की तरफ है। 160 मुस्लिम नून की तरफ है कि उनकी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं है। और वो पहले दिन से कह रहे हैं हमारा जो मुस्लिम लीग नून के साथ PDM से अलहदगी का वजह ही यही था कि हमने कहा था कि पंजाब हुकूमत को गिराने के पोजीशन में है, आए पहले पंजाब की हुकूमत को गिराएं और फिर वफाक में हुकूमत खुद गिर जाएगी जब हुकूमत नहीं रहेगी, जिस पर मुस्लिम लीग नून नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं हम पंजाब की हुकूमत नहीं चाहते कि गिरे, तो उससे फिर हम PDM में से अलग हो गए। और आज भी जो उन्होंने किया ये उन्होंने अपनी तरफ से किया, हमसे नहीं पूछा। कोई पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया पंजाब के अंदर, जो आप कह रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे है। इस पर जुबैर साहब का जवाब हम लेंगे। मायूतर खान साहब, ये जो दावे हैं कि उम्मीद का बजट होगा, मोहम्मद जुबैर साहब सवाल उठा रहे थे कि आपने बहुत सारे
जो टैक्सेस थे वहाँ पे आपने एग्जेम्पशन अगर दे दिए तो वो टारगेट जो आप दे रहे हैं 5800 का वो कैसे अचीव करेंगे, कैसे पूरा करेंगे? वो उसमें काफ़ी एक गैप नज़र आ रहा है। और दूसरा वही फ़ोन कॉल्स पे लगा दिया टैक्स, आज 5 मिनट से ज़्यादा की कॉल करेंगे तो 77 पैसे उस पर टैक्स लग जाएगा। इस पर लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं इस फैसले पे। मैं 1 मिनट एक बात करना चाहूँगा। ज़ुबैर ने जो इब्तदाई गुफ्तगू की, मैं बेसिकली IMF की जो डेवलपिंग नेशंस के लिए रेसिपी होती है कि डिस्काउंट रेट को बहुत बढ़ा दिया जाए और वो समझते हैं कि इससे डिमांड कंट्रोल होगी, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। और इसीलिए जब हम IMF प्रोग्राम में इस मुल्क की तारीख में 30वीं मरतबा गए और पिछले 30 साल में आप देख ले, जो भी दौर ख़त्म होता है उसके बाद अगली हुकूमत IMF में जाती है, तो हमें 13.25% पे डिस्काउंट रेट ले जाना पड़ा। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरे सामने फिगर्स पड़े हैं। 1992 में PMLN की हुकूमत थी 15% डिस्काउंट रेट था। 1993 में PMLN की हुकूमत थी 17% डिस्काउंट रेट था। 1997 में PMLN की हुकूमत थी 18% डिस्काउंट रेट था स्टेट बैंक का। 1998 में 16.5। तो ये सारी चीजें आप कर चुके हैं। अभी इतना बड़ी बात ना बना कि 13.25 पे ले गए और इकोनॉमी जो है वो क्रैश हो गई। दूसरी ये बात है, देखिए बहुत से टैक्सेस मैं समझता हूँ 2018 वाला भी बता देते सर, 18 से पहले कितना था? मैं अभी जब आपने लिए गवर्नमेंट से तो जवाब दे देता हूँ, आपकी बात का जवाब दे दो जो आपने असल सवाल पूछा है। जी जी हाँ, देखिए शौकत तरीन साहब को ज्यादा वक्त नहीं मिला। शौकत तरीन साहब की एक सिफ्त ये है, क्योंकि वो बैंकर हैं और कराची में मुकीम हैं, उनका जो कारोबारी तबकात है उसकी पल्स पे अच्छा हाथ होता है। उनको मालूम होता है कि कारोबारी ज़रूरियात, चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो छोटे बाजारों के ट्रेडर्स हों, वो क्या ज़रूरियात होती हैं। आई थिंक उनको इस चीज़ की बहुत ही अच्छी समझ है। बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंस बिल का, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें नजर में ना आई हो जो कि आज उन्होंने बहुत रेक्टिफिकेशन की है। 5 मिनट से ज्यादा अगर फोन कॉल पे चले टैक्स रह गया है, लेकिन मैं यंगस्टर्स को कहूंगा कि रात को बहुत लंबी कॉलें ना किया करें, वरना उन पर टैक्स लगेगा, शायद इसमें कोई बेहतरी हो। ओवरऑल 5 मिनट की कॉल पे 2 रुपए 72 पैसे टैक्स लगा दिया आपने, बहुत ज्यादा टैक्स हो गया। देखिए समर अब्बास, काम की बात तो 5 मिनट में पूरी नहीं हो जाती। ये तो दूसरी फैमिली में लोगों ने फोन करने होते हैं सर, सिर्फ नौजवान ही तो कॉल नहीं करते ना। हमारे खान साहब सिर्फ नौजवान तो कॉल नहीं करते, लंबी कॉलें फैमिली में कॉलें होती हैं। जो बेटियां ब्याह के दूसरे घर में गई हैं वो अपने माँ बाप से बात कर रही होती हैं, बहन भाइयों की बात हो रही होती है। ये सिर्फ नौजवान तो कॉलें नहीं करते। इसका नवीन कपूर साहब भी रोशनी डालेंगे इस पे। समर अब्बास इसका भी एक हाल है, 5 मिनट कॉल करें फिर बंद करके दोबारा मिला लें। ये नहीं कि आपने टैक्स वापस नहीं लेना, आप सॉल्यूशन दे दी आपने। ओवरऑल मैं समझता हूं कि इस बजट से कारोबारी तबके को एक एनकरेजमेंट हासिल हुई है, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। तो मैं शौकत तरीन साहब से मुतफिक हूं आज जो उनकी एक ऑप्टिमिज्म था। सही है। अच्छा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये ठीक बात कर रहे थे नवील कबोत साहब, जो वो कह रहे हैं कि पंजाब में अंडरस्टैंडिंग हो गई है PMLN की PTI के साथ, आपने वहाँ बजट बड़े आराम से मंजूर होने दिया है। वो नज़र कुछ आ भी रहा था ऐसा। एक तो मैं हुमायूं अख्तर की तारीफ करूँगा, क्या स्मार्ट तरीके से सन 92 में क्या रेट था, अभी कहाँ से कहाँ गया था, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। 6.25% था 2018 में, और वो एंड हुआ जाके 13.25 पर। दूसरी बात ये थी कि हम भी IMF प्रोग्राम में गए थे 2013 में, हमारे ज़माने में तो डिस्काउंट रेट नीचे आया था और मुसलसल नीचे आया था। सो ये कहना कि जी IMF प्रोग्राम में जाने से होता है। दूसरी बात ये है कि हुमायूं अख्तर ने किसी उस बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने क्लियरिंग एक आपको चीज़ें बताई थी, जिसकी वजह से ये बजट के टारगेट्स अचीव ही नहीं होंगे। आज ही के दिन
मैंने ये शो कर दिया कि डिस्काउंट फिस्कल डेफिसिट जो है विल बी फार हायर देन, बिकॉज जब वो वापस ले रहे हैं टैक्स के बहुत सी चीज़ें जो कह रहे हैं कि जी मिल्क पर और इस पर हम वापस ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका अफेक्ट होगा ना रेवेन्यू पर, और उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। एनीवेज शौकत तरीन साहब ने करना था, हुमायूं अख्तर साहब तो नहीं कर सकते। पंजाब के हवाले से किसके साथ अंडरस्टैंडिंग? बुज़दार के साथ। जी हाँ, बुज़दार के साथ अंडरस्टैंडिंग। उनकी गवर्नमेंट है पंजाब में सर। देखिए ना, मजाक की भी कोई हद होती है नहीं, लेकिन उस्मान बुज़दार के साथ हम क्या अंडरस्टैंडिंग करेंगे? आई मीन उसको समझ बूझ भी नहीं है, मतलब वो खुद घबरा जाएंगे कि अगर हम कहेंगे कि हम आपके साथ आपकी मदद करना चाहते हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। और सर रेजिस्टेंस ही नजर नहीं आई पंजाब के अंदर, बड़ी स्मूथ सेलिंग थी, बड़े आराम से पंजाब के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट ने बजट पास किया। वहां तो साइजेबल नंबर है, 160 प्लस आपके मेंबर्स है वहां पे, बजट मंजूरी के बाद वहां पे 20 नजर आते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं समर, कि बजट को डिफीट करना और एक क्राइसिस क्रिएट करना एक चीज़ है, लेकिन ऑब्जेक्शंस करना और भरपूर अंदाज में उसकी मुखालफत करना और निशानदेही करना कि ये अवाम के लिए कितना ख़राब होगा, वो एक अलग चीज़ है। एंड आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सीसा प्लाई दीवार के दावे तो शहबाज शरीफ साहब भी करते रहे कि नहीं मंजूर होने देंगे। आपने जिस तरह मैं कुछ नहीं, आज की कार्रवाई के हवाले से भी अगर खुर्रम दस्तगीर की तकरीर आप देखें, आप एहसन इकबाल साहब की तकरीर देखें, आज भी हमने मरियम औरंगजेब की तकरीर देखें, आज भी हमने वो तमाम चीज़ों की निशानदेही की है जो इस बजट में है। और जो दो चीज़ों के हवाले से, एक तो वो उसका कुछ सेंस नहीं बनता ABC, क्योंकि शौकत हमें तवक्को नहीं थी कि शौकत तरीन इस किस्म की बातें करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है समर कि अगर आप कोई मुझे पिछले 70 साल में ले जाएं या कोई और थर्ड वर्ल्ड कंट्री बता दें कि इस हुकूमत का ये चौथा बजट था, किसी मुल्क में चौथा बजट 4 मुख्तलिफ वजीर ख़जाना पेश करें तो क्लियरली देयर इज अ प्रॉब्लम इन द टीम। सर वो पहला बजट ना इवॉल्व कर रहे हैं ना चीजें, वो कह रहे हैं कि पहले वजीर ख़जाना दबाव में आ गए IMF के, क्या अभी वो वजीर खजाना लाए, वो मान ही नहीं रहे IMF की जो सख्त शराइत थी, वो मान ही नहीं रहे। तो फिर मान कह रहे हैं कि बेहतर बंदे की तलाश में यहाँ तक पहुंचे, वो कह रहे हैं। अगर शौकत तरीन साहब की बात समर, अगर शौकत तरीन साहब की हम बात मान लें तो इसका मतलब ये है कि PTI की हुकूमत ने अंडर इमरान खान पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया अंडर प्रेशर ऑफ IMF के साथ। तो जिस तरह खुद अभी कहा है हुमायूं ने कि बहुत दफ़ा पाकिस्तान गया, और पीछे जाने की क्या जरूरत है, 2013 में देख लेना, क्या इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे, क्या ग्रोथ नहीं हुई थी, पहले साल 4% से ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी, कौन सी चीज़ नहीं हुई थी, कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन नीचे आ गया था, लोएस्ट लेवल पर इन्फ्लेशन आ गया था, डिस्काउंट रेट 40 ईयर्स से ज़्यादा सबसे कम सतह पर आ गया था, फिस्कल डेफिसिट कंसिस्टेंटली कम हुआ था। ये कब IMF कहता है कि आप अपनी मईशत तबाह करके आप हमारी बातें माने? जब आपको नेगोशिएट ही नहीं करना आता, जब आप खुद सिलेक्टेड होके आते हैं, तो फिर आप इस किस्म की कमजोरियां सबको पता होगा, IMF को भी पता होगा कि ये सिलेक्टेड है, इनसे जो मर्जी बात मनवा लें। अच्छा, ये नबील कबूल साहब, जुबैर साहब तो कह रहे हैं बुज़दार साहब के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारी, वो आपका जो दावा था वो उस पर वजाहत कर दी है। और मैं कुछ कह सकता हूं, 1 मिनट। जी हुमायूं साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विकली ऐड करें। मैं जरा 1 मिनट, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा नबील का। देखिए, ये हम बातें इधर कर रहे हैं और एक अंग्रेजी का मुहावरा है, वी कीप लुकिंग एट द माइस एंड मिस द एलिफेंट इन द रूम। बार बार हम कहते हैं कि PMLN के अंदर सबसे बड़ा मसला, और जुबैर उससे बखूबी वाकिफ है, इज द टसल बिटवीन मरियम नवाज साहिबा एंड शहबाज शरीफ। आपका दिसंबर 2020 का जलसा इसलिए नाकाम हुआ और पूरी वो मुहिम खत्म हो गई, और अब आप बार बार पंजाब की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं और जुबैर आ जाता है नेशनल असेंबली में। भाई हमें बताएं पंजाब में क्या हुआ है? पंजाब में जो कंट्रोल पिछले साल 25-30 साल से रहा है, वो हमजा शहबाज का और शहबाज शरीफ का रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो मरियम के कंट्रोल में नहीं है। और दैट इज द प्रॉब्लम विद पंजाब कि उधर स्मूथ सेलिंग हो रही है। लेकिन वो सेंटर के अंदर भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी कोई खास बड़ी वजाहत नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी मुजामत नहीं है। नबील कबूल साहब, ये अंडरस्टैंडिंग आपको लग रहा है कि सेंटर के अंदर भी हो जाए कि जो हम पंजाब के अंदर देख रहे हैं, और ये जो हुमायूं साहब कह रहे हैं कि ये वो जो डिफरेंस है PMLN के अपने रैंक्स के अंदर जो एक लड़ाई है, उस वजह से ये पंजाब के अंदर अंडरस्टैंडिंग हमें नज़र आई है चीज़ों की,
और ये तो ओवरऑल आगे भी हम देख रहे हैं कि अब पीडीएम दोबारा से मुतहरक होने जा रही है, माइनस पीपल्स पार्टी पीडीएम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी आपको फिर यही कुछ नजर आएगा, सिर्फ दावे ही हैं, अमलन पीटीआई की गवर्नमेंट को किसी किस्म की किसी जगह पे कोई चैलेंज नजर नहीं आएगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि पीएमएल नून पीपल्स पार्टी के बगैर ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती है, और यही वजह आप देख लें कि सेनेट के अंदर उन्होंने एक अलग अपना ग्रुप बनाया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जिसको कहते हैं कि जो बर्फ पिघला है वो शहबाज शरीफ के जेल से बाहर आने के बाद, और उन्होंने एक नहीं कोई काफी मीटिंग्स की हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, और उनको यही कहा कि पीएमएल नून ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बने और मिलकर ऑपोजिशन का किरदार अदा करे, जिस पर इनके वो तो बिल्कुल नहीं चाहते सर पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में आए, वो तो बल्कि मुखालफत करते रहे। सबसे ज्यादा पीएमएल ने मुखालफत की, शायद हकान अब्बासी ने मुखालफत की, एहसन इकबाल ने मुखालफत की, सबसे ज्यादा मरीम नवाज ने मुखालफत की है। आप समझे नहीं, आप समर नहीं समझे ना, मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ ने कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है, और शहबाज शरीफ साहब यही चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो बात की उसका मेन किरदार पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का होगा। मौलाना फजल रहमान साहब नाराज है, इशू मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ का नहीं है, उनका ठीक है आपस में नवाज शरीफ साहब कुछ बातों के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं शहबाज शरीफ के, और शहबाज शरीफ की लाइन कुछ और है और मियां नवाज शरीफ साहब की लाइन कुछ और है, लेकिन ये मैं हरगिज नहीं कहूँगा कि इनके आपस में ना इत्तेफाकी है या आपस में अलग अलग है, अल्टीमेटली दोनों को एक होना पड़ेगा। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट रास्ते पर चल रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जा पाएंगे और उनको मना सकेंगे या नहीं मना सकेंगे, ये जवाब आपको जुबैर साहब बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। लेकिन सर ये जो आपकी पीएमएल के साथ अब ज़ाहिर वो दोस्ताना ताल्लुकात नहीं रहे जो पीडीएम के अंदर हमें नज़र आ रहे थे, उसका फ़ायदा अब ज़ाहिर जरदारी साहब उठा रहे हैं। पंजाब के अंदर वो फुली मुतहर्रिक हैं, लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गो कि अभी तक जरदारी साहब का मिशन पंजाब जो है वो कामयाब नहीं हो सका, कोई खातिर हाँ कामयाबियाँ हासिल नहीं हो सकी, वहाँ पे कोई ज्वाइनिंग्स बड़ी नहीं हो सकी वहाँ पे पंजाब के अंदर। अब नून को टफ टाइम देंगे पंजाब के अंदर या तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने का इरादा रखते हैं? नहीं, पहले तो इस वक्त तो हमारा टारगेट यही है कि मौजूदा हुक्मरान ज़ाहिर पीटीआई नून के साथ मिलकर हम टफ टाइम देना चाहते हैं, नून के साथ मिलकर। लेकिन रिवाइवल ऑफ पीपल्स पार्टी इन पंजाब भी बहुत ज़रूरी है, और वो मेन एजेंडा है जरदारी साहब का, उस पर वो काम कर रहे हैं। कुछ दिनों में आप देखेंगे साउथ पंजाब के इलेक्टेबल्स जो है, जो मैं समझता हूँ बड़े नाम वाले जो लोग हैं, वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, और फिर सेंट्रल पंजाब में जाएंगे। लेकिन अब सारा फोकस इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर चला गया है, तो जो भी होगा वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद। सर इधर जरदारी साहब पंजाब के अंदर मुतहर्रिक हुए हैं, वहाँ सिंध से कुछ अजीब व गरीब खबरें आना शुरू हो गई हैं। उज़ैर बलोच का जो इकबाली बयान सामने आया है, उस पर ज़रा आप वजाहत भी कर दें कि ये जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। फरियाल तालपुर को वो कह रहे हैं 1 करोड़ भत्ता मिलता था, सईद बलोच और निसार मोराई को वो कह रहे हैं मेरे कहने पर लगाया गया है, और शादत इवान साहब हो गए, फारूक इवान हो गए, उनको वो कह रहे हैं कि उनसे भी भत्ता लिया जाता था, उनको ज़मीनों पे कब्जे करवाए। ये जो इल्ज़ामात आए हैं सामने, जो ताज़ा तरीन चीज़ें सामने आई हैं, इस पर ज़ाहिर आप भी लियारी से हैं, और क्या कहेंगे इन इल्ज़ामात के बारे से जो इकबाली बयान आया है उज़ैर बलोच का सामने? देखिए, एक डाकू के इल्ज़ामात के ऊपर मैं कोई अपने कमेंट्स नहीं दूंगा। कोई सियासी बंदा हो तो मैं उसके बारे में बात करूँ। उन्होंने इल्ज़ामात लगाने थे, उन्होंने लगाया, ये तो कोर्ट का काम है, ये तो पुलिस का और ये इन्वेस्टिगेशन का काम है कि उसको प्रूफ कर सके। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, अच्छा मुझे एक मुझसे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, और मियां नवाज शरीफ की बेल के वाले से भी जो उनकी अपील थी उस पर भी बात होगी कि क्या वजह है। बड़ा यूनिक ये केस है कि जिस पे दोनों पार्टियां में खुश नज़र आ रही हैं, तहरीक इंसाफ भी और नून लीग भी। असल में ये किसी कामयाबी हुई है, बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मियां नवाज शरीफ की अपीलों पर जो फैसला सामने आया, जिसमें उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी गई और साथ ही उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस था वो भी ख़त्म कर दी गई। लेकिन इस फैसले के हवाले से इंटरेस्टिंग चीज़ ये सामने आ रही है कि इसे नून लीग भी खुशाइन करार दे रही है, अपनी फतह करार दे रही है, जबकि
तहरीक इंसाफ भी, गवर्नमेंट भी इसे अपनी कामयाबी करार दे रही है। बड़ा यूनिक फैसला ये, जरा सुन लें जी। फैसले का खैर मकदम करते हैं। आज का वर्डिक्ट जो है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की अवाम की फतह है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। अब नाज़रीन, ये जो इसमें मुस्लिम लीग नून इसे खैर मकदम कर रही है, उनकी जो इसमें असल में जो फतह है इसमें वो ये है कि जो इसका पॉइंट नंबर 14 है जो इस फैसले के अंदर हम जो देख रहे हैं वो है कि जितनी भी ऊपर रीजंस दी गई उसमें जो अपील्स हैं वो तो डिसमिस कर दी गई हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जब भी वतन वापस आते हैं या सरेंडर करते हैं या उन्हें हुकूमत ला के गिरफ़्तार करती है, उसके बाद वो दोबारा से अपील दायर कर सकेंगे। ये उनकी बड़ी कामयाबी है मियाँ नवाज शरीफ की। इसमें बड़ा फ़ायदा होने हुआ है कि वो जब भी वापस आएँ वो अपील दायर कर सकते हैं। तो मयूर खान साहब, ये तो फ़ायदा हो गया मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि इंस्टेंटली फौरी तौर पे उनकी अपील जो है वो तो मुस्तरद होगी, लेकिन दोबारा उन्हें अपील का हक दे दिया गया है। ये तो उनकी बड़ी कामयाबी है, इस पर नून लीग बड़ी खुश है। समर, मैं कोई इतना बड़ा लॉयर नहीं हूँ, बल्कि छोटा लॉयर भी नहीं हूँ। देखिए, एज एन एब्सकॉन्डर वो एब्सकॉन्डर फ्यूजिटिव डिक्लेयर हो चुके हैं और कोर्ट ने बेसिकली फैसला किया है कि जब तक जो एपेलेंट है वो कोर्ट में नहीं आएगा तो इस अपील का हम कोई फैसला नहीं कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने इनका जो राइट है हाई कोर्ट लेवल पे अपील का वो फोरफीट नहीं किया। सो दिस इज ए टेक्निकल टर्म। तो इसमें कोई साइड ये नहीं कह सकती कि बहुत बड़ी फतह हो गई है। जब भी नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, अगर वो वापस आए तो ठीक है, उनके पास हाई कोर्ट सतह पे भी अपील का राइट हासिल है। वरना अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई थिंक अगर ये कहता कि उनको अपील का राइट खत्म हो गया तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हुकूमत इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है कि बड़ी फतह है ये पाकिस्तानी अवाम की फतह है, ये गवर्नमेंट की बड़ी फतह है जो ये फैसला आया मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ। फिर गवर्नमेंट कैसे क्लेम कर रही है अपनी फतह? आई थिंक हुकूमत का चौधरी फवाद ने कहा है, वो बहुत अच्छे लॉयर हैं, उनको शायद ज्यादा मालूम हो। मेरी नाकिस राय में तो जो मैंने बयान किया है वो है। अच्छा, ये शेख रशीद साहब भी फरमा रहे थे कि अगले 15 दिन में हमारा मुआहिदा भी हो जाएगा बरतानिया के साथ मुजरमान की हवालगी के हवाले से। क्या ले आएंगे मियाँ साहब को वापस? आप हैं कॉन्फिडेंट? भाई मैं तो एक प्रोग्राम में बैठा था वो। जी मानी साहब। जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, अगेन शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके पास ज्यादा इल्म होगा। मेरी नाकिस राय में बरतानिया के साथ इस तरह के मुआहदे करने में बरतानिया में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल। सो अगेन मेरी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जो शायद शेख रशीद साहब की होगी। इतनी जल्दी ये काम नहीं होते बरतानिया में। यानी कि वापस लाना इतना आसान काम नहीं है मियाँ नवाज शरीफ। ये जो दावे यहाँ पे वज़रा कर रहे हैं ये सिर्फ दावे ही रह जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, बरतानिया काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं जो शायद शेख रशीद के पास हो, लेकिन मुझे ये मालूम है कि बरतानिया जैसी हुकूमत और जमहूरियत में इस तरह के मुआहदे मुल्कों के दरमियान बड़ा वक्त लेते हैं। बड़ा वक्त लेके वो तो मियाँ साहब तो बैठे हैं बाहर, और एक मौके पे शेख रशीद साहब मान चुके हैं कि वापस नहीं ला सकेंगे हम मियाँ नवाज शरीफ को वापस। नहीं पॉसिबल, नहीं ला सकते, मुमकिन ही नहीं है। शायद उनके पास कोई नई इंफॉर्मेशन आई हो, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। जुबैर साहब, ये जो फैसला आया, आप कह रहे हैं आपकी फतह है, पीटीआई कह रही है उनकी फतह है। पॉलिटिकली तो ज़ाहिर है पीएमएलएन के लिए डैमेजिंग है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सज़ाएं जो हैं वो फिर से उनकी सस्पेंशन ख़त्म हो गई, मुअत्तली ख़त्म हो गई सज़ाओं की, अपील उनकी मुस्तरद हो गई। एक पॉलिटिकली तो आपकी पार्टी के लिए नुकसानदेह है कि आपके लीडर जो हैं मुल्क से बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे। मरीम नवाज साहबा का बयान आ गया कि अगर उनको गवर्नमेंट उनकी ज़िंदगी की गारंटी दे तो आज शाम को वापस ले आ सकती हूँ। शायद हकात अब्बासी साहब कल कह रहे हैं कि मियाँ साहब को बिल्कुल वापस नहीं आना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, या उनको ख़तरा है। ये ख़तरा किस चीज़ से, ज़रा ये तो बता दें। पहली बात तो आपने बड़ा अच्छा किया इस फैसले के, जैसा कि होता है एक पॉलिटिकल लीडर के लिए कोई भी फैसला आएगा तो उसके दो इम्प्लीकेशंस होते हैं, एक लीगल और एक पॉलिटिकल। बिल्कुल। देयर इज़ नो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर पीएमएलएन। आप सर्वे करा के देख लें, आप कुछ करके देख लें, आप पीएमएलएन के किसी सपोर्टर से पूछ लें कि उसके लिए ये नतीजा क्या है, वो यही कहेगा कि ही इज़ नो मोर देन कन्विंस्ड
देन एवर। रोजाना हुकूमती वज़रा कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो यहाँ से भाग गए, फरार हो गए, मफरूर हो गए, यहाँ से पैसा लूट के सारा भाग गए बरतानिया। ये रोजाना कहते हैं वज़रा। मफरूर नहीं हो गया, उसकी वजह, हाँ उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है वो उस एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देते हैं जिस एनवायरनमेंट का ख़ुद इमरान खान ने एक ज़माने में जिक्र किया था 2003 या 2004 में, जब उनसे पूछा गया था कि मियाँ नवाज शरीफ जो गए हैं एग्ज़ाइल में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही किया है, जहाँ आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आपको इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप फ़ैसले ख़ुद नहीं फिर करते, फिर आप फ़ैसले मजबूरन करते हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो अगर वो सारे फ़ैसले नहीं किए होते पॉलिटिकल लीडर्स ने हु विथस्टूड द प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर, और जो पिछले 4 साल में होता रहा है वो इंसाफ पर मबनी नहीं था, और आज भी मियाँ नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा। ये जहाँ तक ये इसका लीगल इम्प्लिकेशन है, इसकी कोई लीगल इम्प्लिकेशन नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ को एक गलत केस में सज़ा हुई थी, उस केस में सर यहाँ मामला ये है कि जब आपकी ज़मानतें होती हैं लीडर्स की, जब उनके हक में फैसले आते हैं फिर अदालतें ठीक हो जाती हैं, जब फैसले हक में नहीं आते अदालतें बुरी हो जाती हैं। और दूसरा ये जो मियाँ साहब की आप बात करें पॉलिटिकल, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि काफ़ी इसका असर है सियासी, क्योंकि आप देखें कि पीडीएम की इतनी बड़ी मूवमेंट आपने बनाई थी हुकूमत को गिराने के लिए, ख़त्म करने के लिए, वो मूवमेंट के अंदर भी आके जो ब्रेकिंग पॉइंट था वो यही था कि जब जरदारी साहब ने कह दिया कि मियाँ साहब तहरीक चलानी है तो पाकिस्तान है आकर लीड करे तहरीक को, वहीं से आके सारी आपकी लड़ाई पीपल्स पार्टी के साथ भी बनी। असर तो इसका बिल्कुल है। मैं तो एक तो मैं पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस की पीएमएलएन के हवाले से बात करता, लेकिन वो जो दूसरा पॉइंट है ना, ये बहुत दफ़ा आता है कि जी कि जो आप हार जाते हैं तो आप शोर मचाते हैं। हम शोर मचाते हैं और उसके साथ उसके फैक्ट शीट भी देते हैं कि क्यों हम शोर मचा रहे हैं। नाजी जर्मनी में भी सारे फैसले 12 साल तक, जब तक हिटलर था, ख़राब फैसले नहीं आते थे, लेकिन जो हिटलर ने खिलाफ फैसला दिलवाना होता था तो वो दिलवा देता था। 1977 में ज़ियाउल हक आए थे, तो 1979 में भुट्टो साहब के खिलाफ जो फैसला था, तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि 1977 से लेकर 1988 तक, जब तक ज़िया था तो सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट आप हिटलर की मिसालें दे रहे हैं, ज़िया की दे रहे हैं। आज तो मुल्क पे जमहूरी हुकूमत है, अदालतें किसी डिक्टेटर के कंट्रोल में नहीं है, अदालतें इमरान खान साहब के कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत है, मैं बता देता हूँ ना जमहूरियत का एक भाई एसेट बियॉन्ड मीन्स पर कभी 3 रेफरेंसेस होते हैं। एक होता है ना एसेट बियॉन्ड मीन्स कि मेरे असासे जो हैं मेरे सोर्सेज से ज्यादा हैं, मैंने ये प्रूव करना है, तो 3 रेफरेंसेस मैं फेस कर रहा हूं सेम चार्ज के लिए। एक तो पहली बात ये, दूसरी बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने कब पाकिस्तान की तारीख में नैब को यह हुक्म दिया था कि इनके ऊपर रेफरेंसेस फाइल करें? कब सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग जज लगाया? कब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेट किया नैब को कि ये आपका फैसला इतने महीनों में आना चाहिए? कब हुआ कि एक जज को आपने डिसमिस किया सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी से, मिसकंडक्ट इन दैट ट्रायल, जिसमें सजा हुई है, ये जो अपील जिसकी बात हो रही है, और वो फैसला बरकरार है? ये कहां होता है? दुनिया में कहीं नहीं होता। तो और अगर पाकिस्तान को इतना फख्र है तो दुनिया में जाके पूछ लें कि सर, एक तो मामला यह कि ये जो रेफरेंसेस हैं वो अदालत नहीं बनाती, वो नैब बनाता है। दूसरा, रेफरेंसेस केसेस इतनी पेचीदा हैं, उनमें समझ ही नहीं आती। हमजा शहबाज साहब वो कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं मेरे अकाउंट में पैसे कहां से आए, कैसे आए। इतने पेचीदा केसेस हैं सर। समर पहले तो मैं ये बता दूं, एक मियां नवाज शरीफ को जुलाई 28, 2017 में जब सजा हुई थी डिस्क्वालिफिकेशन, वो किसी पनामा पर, किसी मनी लॉन्ड्रिंग पर, किसी टैक्स एवेजन पर, किसी फ्लैट्स के सिलसिले में नहीं हुई थी, वो रिसीवेबल पर हुई थी। और उस दिन, फैसले के दिन, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था नैब को रेफरेंसेस फाइल करने के लिए। नैब ने खुद नहीं फैसला किया था। यही तो हम कहते हैं मियां नवाज शरीफ को तो केस में मेरा ख्याल है इतना इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई हैं कि जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कुछ मिसाल नहीं मिलती है। कुछ मिसालें हैं जिस तरह, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन वो आज तक हम उसको कोई फ़ख्र से नहीं देखते पीछे मुड़ के, जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगा गया था और आज तक उसका रेफरेंस किसी कोर्ट में या किसी बुक में या किसी जगह नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सकता कि हमें शर्म आती है, हमारे जजेस को शर्म आती है। और हमारे एक जज ने बाद में जाके जस्टिस नसीम हसन शाह ने इतराफ़ किया था कि वो प्रेशर आया था मिलिट्री की तरफ से कि उन्होंने फैसला दिया। आप कह रहे कोई सियासी असर नहीं है, कोई सियासी नुकसान नहीं है, आपकी पार्टी की साख को किसी किस्म का कोई भी डैमेज नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं, तमाम कद उनका और ऊपर जाएगा। ठीक है, हमारे आपने बाय इलेक्शन के देख लिया ना रिजल्ट, अभी बाय इलेक्शन के रिजल्ट देखिए ना, पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पीटीआई लड़ी है सारे के सारे इलेक्शन हारी है।
बिल्कुल। हुमायूं खान साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं, मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं कि आप जितने केसेस बना लें, जो भी कर लें, उसका पार्टी की सियासी साख पर कोई असर नहीं पड़ रहा। पंजाब में PMLN की जो स्ट्रॉन्ग वोटर बेस है वो मुतासिर नहीं हो रही। ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को शिकस्त होना नून लीग के कैंडिडेट्स के हाथों, कह रहे हैं ये इसका एक बड़ा सामने आपके सामने एक उसकी वाज़ेह मिसाल मौजूद है। और ये सिर्फ नून लीग नहीं कह रही, आपके अपने इत्तेहादी भी कह रहे हैं। ज़रा सुनिए स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही साहब क्या फरमा रहे हैं इस बारे में। जो हालात हैं, परफॉर्मेंस देख लें, सब कुछ देख लें, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत बना पाएगी 2023 के इलेक्शन में? ये जो फील्ड की पॉलिटिक्स है उस हवाले से सारे चीज़ें वाज़ेह हैं। तो जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए आपके सामने हैं, तो उसमें तो लूज़ किया है। अगर इस तरह की कारकर्दगी होगी तो फिर तो बड़ा सवालिया निशान है। सर, आपने अपनी कारकर्दगी से मुस्लिम लीग नून का नामो निशान मिटाना था, केसेस से नहीं। केसेस से नहीं मिट सकता, कारकर्दगी है नहीं है। कैसे वाइप आउट करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे प्रैक्टिकली PMLN को पंजाब के अंदर? वो आप नहीं तोड़ सके उनकी वोटर बेस, आपके अपने इत्तेहादी मान रहे हैं। हुमायूं साहब, हमारे इत्तेहादी आपने देखा है, ज्यादातर जो हुकूमतों के इत्तेहादी होते हैं थोड़े थोड़े नाराज रहते हैं। हमारा भी कुछ यही हाल है। जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं, हो सकता है हम जीत ना सके हो, लेकिन हमने ये भी देखा है कि हम हुकूमत में रहते हुए हमारी जो उनकी लीड्स थी जनरल इलेक्शन की, उसमें खातिर ख्वाह फर्क पड़ा है। जुबैर बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब का 2017 तो सर आप मुझे पहले ये बता दें, आप सेटिस्फाइड हैं बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस से कि बहुत अच्छी जा रही है? शहबाज शरीफ साहब से उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है पिछले 10 ईयर के निस्बत। बहरहाल जी, अगला इलेक्शन बताएगा कि हमारी क्या परफॉर्मेंस है। अब मैं एक टेक्निकल बात आपको बताऊं, लगता है मुतमईन आप भी नहीं है। साहब की सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई GITs, उसमें 2 बुनियादी फैसले थे। जिन चीजों में जो क्रिमिनल ऑफेंसेस थे या सिविल ऑफेंसेस थे, उसमें बगैर ट्रायल के कन्विक्शन हो ही नहीं सकती, और वो केसेस जो हैं वो नैब के हवाले सुप्रीम कोर्ट ने किए। तो ये कहना कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब को जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता था वो मिस रिप्रेजेंटेशन थी आर्टिकल 62-63 आइन के तहत, जिसमें वो डिस्क्वालीफाई हुए और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि एक समरी ट्रायल होना चाहिए, वो नैब के पास गए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि नवाज शरीफ साहब बेकसूर है। हाँ, अगर कोर्ट फैसले करते हैं और सारे अपीलें उनकी खारिज हो जाती है तब साबित होगा, लेकिन उस वक्त तक ये नहीं कह सकते कि जो वो बेकसूर हैं। सर, आपके नज़दीक क्या है डायग्नोसिस, क्या है PTI का? आप इंटरनली देखते होंगे, क्या वजह है, क्यों पंजाब में मुस्लिम लीग नून की स्ट्रॉन्ग वोटर बेस को आप नहीं तोड़ सके? देखिए, जो समर अब्बास जो वोटर बेसेस होती हैं वो टाइम लेती हैं। आपने देखा कि एक जमाना था कि पंजाब में टोटली स्वीप करती थी पीपल पार्टी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को काफी वक्त लगा। और आप लाहौर शहर देख लें, लाहौर शहर में पाकिस्तान में मैंने लाहौर शहर में 1990 में इलेक्शन लड़े। मुझे पता है कि पीपल पार्टी का क्या जोर था, और मैं अभी लड़ता हूं, मुझे पता है कि अब उनकी क्या हालत है, वजूद ही मौजूद नहीं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि खातिर ख्वाह डेंट हमने लगाया है 2018 के इलेक्शन पे, और अब देखेंगे कि पंजाब में बतदरीज हमारा वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट होगा, PTI का और बढ़ता जाएगा। सर, मैं तो इस पर अब क्या कहूँ, जो बैड गवर्नेंस के हवाले से पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। आपके PTI के अपने लोग आके तकारीर करते हैं, आप पंजाब के अंदर सुने तकारीर, सेंटर के अंदर आके उनकी तकारीर सुने, नज़र आती हैं कि आप डिलीवर नहीं कर सके पंजाब के अंदर। यही वजह है कि नून लीग को आप कमज़ोर करना चाहते थे, केसेस हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो कमज़ोर नहीं हो सकी। वो आज भी इंटैक्ट है, उसकी वोटर बेस वहाँ पे, पॉपुलरिटी वहीं पे मौजूद है। जितने केसेस हो गए, मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, यहाँ से रिमोटली पार्टी चल रही है, लेकिन पार्टी उनकी वहाँ पे इंटैक्ट आज भी पंजाब के अंदर। बहरहाल इस पर आपको देखना होगा, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं बैड गवर्नेंस के वाले से, मिस मैनेजमेंट के वाले से, एक बड़ा इशू है, एक बड़ा इशू है सर। एक कमेंट और दे दूं समर, एक कमेंट जी। देखिए, आप देखेंगे, मेरी जितनी भी थोड़ी बहुत सियासी दानाई है, आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन में PTI
बहुत मजबूत उभरेगी, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में। मैं थोड़ी सी ये सियासत जब इतना बड़ा वोट बैंक बन जाता है किसी पार्टी का, इस मजबूती के पीछे आपको क्या, आपको कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? और एक और नाज़रीन जब बात कर रहे हैं मिसमैनेजमेंट की, एक छोटी सी मिसमैनेजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। मिसमैनेजमेंट छोटी है लेकिन उसका आवाम पे असर बहुत बड़ा आ रहा है। हुमायूं साहब का और ज़ुबैर साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे एक छोटी सी मिसमैनेजमेंट जो है वो आवाम को कितनी बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ रही, बात होगी ब्रेक बाद मेरे साथ। वेलकम बैक टू नाज़रीन। छोटी सी एक मिसमैनेजमेंट जो है गैस के वाले से नाज़रीन, बड़ी अजीब इत्तेफाक की बात है कि 3 गैस फील्ड्स जो हैं एट अ टाइम उनकी मेंटेनेंस शुरू कर दी गई और उसके साथ साथ फिर ये हुआ कि RLNG का जो हमारा टर्मिनल है उसका भी एग्रो का उसकी भी मेंटेनेंस शुरू हो गई है, चारों की एट अ टाइम, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर गैस की शॉर्टेज हो गई है। 800 MMCFD की गैस की शॉर्टेज है। गर्मियों के अंदर गैस की शॉर्टेज होना बड़ी अजीब सी बात है, जिसकी वजह से सिंध के अंदर कई जो है CNG स्टेशन बंद हो गए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो गए और इससे अब फर्नेस ऑयल की भी शॉर्टेज हो रही है, उससे हमें महंगी बिजली पैदा करनी पड़ सकती है, आवाम पे बड़ा बोझ आ रहा है। तो इस मिसमैनेजमेंट के ज़िम्मेदारान का खान साहब को देखना चाहिए, कौन है ये लोग? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।